जो इस बार का है अगस्त, जैसा कि मैंने बताया अगस्त फर्स्ट पार्ट है, फिर हम लोग अगस्त सेकंड पार्ट देखेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण जो न्यूज आया है, जो खास करके सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसा कि मैंने आप लोग से पहले ही डिस्कशन किया था, तो इसमें वो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम लोग रखेंगे जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, खास करके साइंस टेक होगा, इकोनॉमी होगा, ज्योग्राफी होगा, जो उससे रिलेटेड आपका। तो उसमें है फ्लोराइड आयन का पता लगाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, इसके बारे में है। दूसरा है स्मॉग टावर किसको कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और इसका यूज कैसे करते हैं। उसी तरह से तीसरा है स्पेस एक्स कैप्सूल जो है वो सुरक्षित आया, तो वो असल में स्पेस में मानव को भेजा और वहां से कैसे वो सुरक्षित आया धरती पे कूदा, ये एक अचीवमेंट था। और मोतियाबिंद को रोकने के लिए एस्पिरिन कितना कारगर है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से बोयदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो चीन का है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग जीपीएस यूज करते हैं जो यूएस वाला है, उसी तरह का नेविगेशन सिस्टम ये चीन ने अपना बनाया है, उसके बारे में है। उसके बाद आगे छठा हम लोग देखेंगे कि शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी, यानी शुक्र ग्रह पर जो ज्वालामुखी है उससे क्या संकेत मिलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसी तरह से सुनामी तैयारी कार्यक्रम, जो सुनामी आता है उससे कैसे प्रिपेयर्डनेस हो, तो यूनेस्को और आईओसी इंटरनेशनल ओशनिक कमीशन जो है, इस दोनों के बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुआ और क्या समझौता हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से प्रदूषण संबंधित मुद्दों पर यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है पॉल्यूशन से रिलेटेड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी तरह से आईएमडी ने सरप्लस बारिश का पूर्व अनुमान लगाया, अर्थात वर्षा का, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, भारत मौसम विज्ञान केंद्र जो है, इसने ये पूर्वानुमान लगाया है कि इस बार ज्यादा बारिश होगी, सरप्लस बारिश होगी। उसी तरह से एरियल सीडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से लक्षद्वीप का अगत्ती द्वीप है, उसके बारे में जानेंगे, ये खूब चर्चा में रहा है। उसी तरह से किसान रेल का शुभारंभ किया गया, कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, उसके जो सर्व सामान्य उस तरह से पूरे भारत में आवाजाही दिया जाए उसके लिए। उसी तरह से पोक्कली चावल केरल का, इसके बारे में जानेंगे। उसी तरह से एशियाई जंगली कुत्ता, ये क्यों यूनिक है और क्यों न्यूज में आया है, इसके बारे में जानेंगे। विश्व मानक तस्करी निषेध दिवस, ये किस दिन मनाया गया था, इसके बारे में जानेंगे। उसी तरह से मुल्ला पेरियार बांध विवाद क्या है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है, तो ये विवाद क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम लोग, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके हम लोग। तो फ्लोराइड आयन का पता लगाने वाली प्रौद्योगिकी, जो पहला हमारा न्यूज है उसमें था, ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक स्वास्थ्य संस्थान जो है, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था, इंडियन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पीने के पानी में एक उपकरण जो है वो मुक्त, ऐसा उपकरण इसमें देगा जो मुक्त फ्लोराइड, जो फ्लोराइड फ्री फ्लोराइड आयन है, उसका पता लगाने में वो मदद करेगा, विकसित किया है इस प्रकार के उपकरण। तो मुख्य बिंदु इसमें अगर हम लोग देखें तो यह फ्लोरोसिस आधारित, जैसे कि फ्लोराइड होता है तो उससे फ्लोरोसिस बीमारी होता है, तो इससे बचने के लिए घरेलू उपाय को विकसित किया जाएगा, जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होगी, वो आपको डिवाइस से डिटेक्ट करके ऐसा विकसित होगा कि सारी चीजें आपको बता दिया जाएगा। उसी तरह इसका जो था डॉक्टर जय मुरुगन गोविंदम स्वामी और उनकी टीम द्वारा विकसित की गई तकनीक में 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटेड 114 टेट्रासिनो ब्यूटान्स TCBD पर आधारित एक पुश पुल क्रोमोफोर शामिल है, जो फ्लोराइड के आयन में संपर्क आने पर यह रंग बदलता है।
तो इसमें मुख्य बिंदु इस तरह से आप समझिए, ये जो फ्लोरोसिस बीमारी है जो फ्लोराइड से होता है, तो इसको वो पता करेगा। इसमें जो किया गया है, तो इसमें ये केमिकल सब्सटेंस है, इसको आप लिखिए TCBT। ये अब इस पे आधारित एक पुश और पुल, तो किस तरह से पुश और पुल क्रोमो शामिल किया गया, मतलब क्रोम का मतलब ही होता है रंग, क्रोमो। तो जिसमें ये क्या होगा कि संपर्क में आने पर ही ये रंग बदल देगा पानी में, उससे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर फ्लोराइड है अथवा नहीं है, कितनी मात्रा में है, इसके बारे में वो बता देगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? अच्छा, अब ये क्रोमोफोर जो होता है, जो चिन्हित करता है, जैसे कि बताया रंग बदलता है उसमें, तो वो है C3 फिनाइल और C2 यूरिया फंक्शनाइट TTBC। मतलब ये बेसिकली है, इसको याद रख लीजिए, C3 फिनाइल और C3 फिनाइल, C3 फिनाइल और C2 यूरिया। ये फिनाइल और यूरिया, ये दोनों का ये TTBC बना है। ये बेसिकली जो होता है वो आपको अर्ली कैरियर रिसर्च इंस्टीट्यूट अवार्ड द्वारा प्राप्त व्यवस्थित अध्ययन का परिणाम है। मतलब इसमें आगे अब हम देखें तो बेसिकली मोटे तौर पे इतना केमिकल विश्लेषण आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको मेन ये समझना है कि इस जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में ये है क्या, तो ये फ्लोरोसिस का पता लगाने के लिए ऐसे केमिकल विकसित किए गए हैं जिससे हम आसानी से लगा सकते हैं। जैसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं जो गंगेटिक बेल्ट है या जो ऐसा एरिया है जहाँ फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है पानी में, जो ग्राउंड वाटर में खास करके पाया जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए पहले एक विशेषज्ञों की टीम आती थी, वो आपके नल से या ट्यूबवेल से वो नमूना लेती थी, फिर वो जाके लैब में टेस्ट करती, तो पता चलता था कि इसमें है या नहीं है। तो उससे आसानी ये कर दिया है कि एक ऐसा सब्सटेंस बनाया है, एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो आप अपने घर पे इजीली पता लगा सकते हैं कि इसमें फ्लोराइड है या नहीं है। और फ्लोराइड अगर होगा तो उसका रंग चेंज हो जाएगा, कॉमन बात ये है। उसी तरह से अब है कि फ्लोरोसिस, तो इससे क्या होता है, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस बीमारी होता है। तो ये जानना हम लोग कि ये फ्लोरोसिस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जाने हम लोग। तो फ्लोरोसिस एक गंभीर किस्म की बीमारी है जो लंबे समय से पीने के पानी अथवा खाद्य उत्पादन या औद्योगिक प्रदूषण के माध्यम से फ्लोराइड के अधिक सेवन से, यानी फ्लोराइड उसमें उसके अधिक सेवन से शरीर के कठोर और नरम ऊतक में फ्लोराइड का जमाव उत्पन्न, यानी जो आपके सेल से उसमें वो फ्लोराइड जमा हो जाएगा, तो फिर उसकी उसमें जो आपके सेल से उसमें विकृति आ जाएगी, तो इस वजह से। उसी तरह से यह बेसिकली डेंटल, दांत में आप देखेंगे, कंकाल जो आपका बॉडी है, और जो नॉन कंकाल मतलब जो नॉन स्लेकेटल फ्लोरोसिस के परिणाम स्वरूप होता है। तो बेसिकली पानी में फ्लोराइड का आसान पहचान सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों को रोकने में मदद करती है। तो अब इसका हम इजीली अगर डिटेक्ट कर पाएंगे तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें हम आसानी से फ्लोरोसिस को रोक सकते हैं। बेसिकली समझिए ये बोन के जो हड्डी है उसकी विकृति से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। हो गया सर।
स्मॉग टावर के बारे में कि स्मॉग टावर है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पिछले वर्ष दिल्ली सरकार और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीवीसी के अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में गया कि राजधानी में स्मॉग टावर लगाने हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रस्तुत किया। जानते ही हैं कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है, दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर में से एक शहर दिल्ली है। आपको जानते, विभिन्न रिपोर्ट आता रहता है, यहाँ स्टेट रिपोर्ट भी आया है। तो दिल्ली का जो पीपीएम था, जो हमने आप लोग को पहले भी बताया था कि पीपीएम होता क्या है, पार्टिकुलेट मैटर्स जो होता है। तो तो ये स्मोक टावर उसको लगाने के लिए कि उसको किस तरह से हवा को साफ किया जाए। तो इसके बाद जनवरी में अदालत ने प्रायोगिक परियोजना के रूप में अप्रैल माह में राजधानी में 2 स्मोक यानी दिल्ली में 2 स्मोक टावर लगाए जाने का निर्देश दिया था, परंतु किसी भी निर्देश का जो है समय पर पूरा नहीं हो सका। तो दिल्ली में आवश्यक क्यों है? अगर मान लिया हम, जैसे कि हमने बताया कि दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर है, तो दिल्ली में स्मोक टावर क्यों जरूरी है? तो इसको हम देखें कि क्यों जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में जो आप देखेंगे दिल्ली काफी, आप जब जानते हैं जब फॉग आता है, खास करके जब जानते हैं पंजाब में पराली जलाता है, तो उससे भी दिल्ली पूरी तरह से जाम हो जाता है। इवन आप समझिए कि कई कई हफ्तों तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इतनी ज्यादा स्मॉग हो जाता है। अभी हम लोग कोरोना में मास्क लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जैसे ही स्मॉग होता है तो ऑलरेडी मास्क लोग को लगाना पड़ता है। उसी तरह से देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 में बताया कि दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर, यानी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर दिल्ली को घोषित किया गया था कब, 2014 में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दिल्ली और उसके उपनगर में विश्व की सबसे प्रदूषित शहर को शुमारी। उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली और उसके आसपास में, तो अब इसका हल के लिए ये स्मोक टावर के लगाने की बात है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम लोग। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, तो अब आगे इसको दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सर्दियों के दौरान, जैसे कि मैंने बताया कि नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। उसी तरह से इस दौरान कुछ दिनों के लिए जब उसको आप देखें तो लगभग ये जो है निर्धारित सीमा जो पीपीएम का होता है वो लगभग 10 गुना से अधिक हो जाता है, जिससे कमजोर जो वल्नरेबल होता है, जिसको सुबेद लोग भी कहते हैं, आबादी में काफी गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है खास करके। तो अब देखें कि क्या स्मोक जो टावर लगाया जाएगा ये इसके लिए कारगर है क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या है कि हम सिर्फ न्यूज नहीं, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इस पर, तो उससे समझिए क्या कारगर है। तो इसको देखिए, हाँ, क्योंकि हाल के वर्ष में देखिए जो वैश्विक अनुभव है स्मोक टावर को लेकर के, तो उसमें पता चला ये कारगर है। जैसे कि नीदरलैंड में, चीन में, दक्षिण कोरिया में और पोलैंड के शहरों में स्मोक टावर प्रायोगिक तौर पर स्थापित किया गया। अब देखिए इससे पीटी का आपका प्रश्न कैसे बना है, उसमें आपको दे देगा नीदरलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, इसके जगह यहाँ यूके दे देगा नीदरलैंड के जगह, या पोलैंड के जगह आपको जर्मनी दे सकता है। और निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जिस मतलब देश है जिसमें प्रायोगिक तौर पे स्मोक टावर लगाया गया था, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा आपका। इसी तरह पहला स्मोक टावर कब बना था, तो 2015 में रोटरडम नीदरलैंड में स्थापित किया। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, ये लगता है नेट चला गया था बीच में, वो यस सर। अब ये फिर से शेयर करना।
तो ये था कि स्मोक टावर कारगर है या नहीं है। तो इस तरह का टावर 2015 में सबसे पहले लगा, रॉटरडम नीदरलैंड में स्थापित किया गया। यह काम क्या करता था, यह अपने आसपास में प्रति घंटे 30,000 क्यूबिक मीटर हवा को फिल्टर कर सकता था। इतनी अच्छी क्षमता थी इसकी। तो विशेषज्ञों के अनुसार स्मॉग टावर जो है स्वच्छ वायु क्षेत्र यानी क्लीन एयर जोन बनाते हैं। यानी जिस जगह पे आप स्मॉग टावर लगाएंगे उस एरिया के चारों तरफ क्लीन एयर जोन होगा। अब देखेंगे हम लोग इसका फंक्शन भी क्या है। तो ये टावर क्या होता है कि हवा की दिशा में 1 किलोमीटर तक अपने चारों ओर है, और हवा की विपरीत दिशा में 200 मीटर तक पार्टिकुलेट मीटर, जो हमने बताया था PM 2.5 जो होता है, हवा में लटकते हुए धूल के सूक्ष्म कण की मात्रा को 50% तक कम कर देता है। इसका मतलब है कि ये इफेक्टिव है, अर्थात कारगर है ये। उसी तरह से अब हम देखेंगे इसकी कार्य विधि क्या है। यानी ये तो कारगर है। अब जैसे इसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया गया है, पहला स्मोक टावर कहाँ लगा है। अब हम देखेंगे इसकी कार्य विधि, ये काम कैसे करता है। तो इसका कार्य विधि देखें तो स्मोक टावर में फिल्टर कई परतों में लगी होती है, उसमें फिल्टर होता है, और इनके आसपास प्रदूषित हवा एवं लटकते धूल कण इसमें अवशोषित, यानी नीचे से अवशोषित होगा, फिर ऊपर जाके फिल्टर होगा और ऊपर से साफ हवा आपको देगा ये टावर। तो टावर के शीर्ष पर लगे पंखों से वातावरण की हवा खींचकर फिल्टर्स के माध्यम से शोधित किया जाता है। इसके पश्चात शुद्ध हवा जो है वो जमीन के पास छोड़ दिया जाता है। तो स्मोक टावर का ये कार्य विधि, स्मोक टावर है क्या, स्मोक टावर अगर उसको हम देखें कि कैसा होता है, तो ये इस तरह से होता है कि किसी बड़े क्षेत्र में ये एयर प्यूरिफायर का काम करता है, यानी वायु शोधक का काम करता है। निर्मित एक संरचना होता है जो टावर की तरह खड़ा होता है। एक स्मोक टावर की संरचना जिसे बड़े पैमाने में वायु शोधक के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो फिल्टर की कई परतों से सुसज्जित होता है और हवा में निलंबित जो PM यानी पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको और धूल कणों को अपनी ओर फंसाता है और उसको अपने फिल्टर से गुजार के हवा को फिल्टर करता है। तो टावर के शीर्ष पर स्थापित जो प्रोसेसिंग पावर होता है प्रशंसकों के माध्यम से हवा खींची जाती है और फिल्टर के माध्यम से ये जमीन के पास जारी की जाती है। इससे परियोजना में शामिल विशेषज्ञों ने इसे पहले ये इस तरह से बताया था। अब इसको इस तरह से देखें ये होता कैसा है, इसका फिगर देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि स्मोक टावर काम कैसे करता है। ये है स्मोक टावर। अब होता क्या है कि स्मोक, जैसे यहाँ स्मोक है, पोल्यूशन है आपका, तो यहाँ से ये खींचता है और ये क्या होता है, ये सोलर पावर से चलता है। क्योंकि अगर हम स्मोक टावर में बिजली यूज करेंगे तो फिर बिजली कोयला यूज करेगा तो प्रदूषण तो वैसा का वैसा ही होगा। जैसे कुछ लोगों का ये कहना था भाई इलेक्ट्रिक कार तो कैसे प्रदूषण कम करने में काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो हम चार्ज करते हैं वो बिजली से करते हैं, बिजली कोयला से बनता है, फिर तो वहाँ कोयला जलता ही है। इसीलिए अगर आप कोयला की जगह सोलर पावर का यूज करें तो ये आपका स्वच्छ ईंधन हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, नंबर 1 में क्या होता है, ये पोल्यूटेड एयर को खींचता है अपनी ओर। नंबर 2 में क्या होता है, सोलर पैनल से क्या होता है, हवा को गर्म किया जाता है। हवा को गर्म करने से क्या होगा, हवा ऊपर जाएगी गर्म होने पर। अब यहाँ क्या होता है, ये फिल्टर इसके बीच में लगा होता है। अब क्या होता है कि हॉट एयर राइजेस अप, ये मल्टीपल लेयर होता है इसमें, उससे ये फिल्टर हो जाता है। और ये फिल्टर होने के बाद क्या होता है, चौथे पोजीशन पे ये क्लीन एयर कर देता है। जब क्लीन एयर होता है तो क्लीन एयर जो हो जाता है यहाँ आने के बाद ये फिर बाद में साफ होता है और ठंडा हो जाता है। तो ये फिर ठंडी हवा होगी तो नीचे चला जाता है, तो फिर ये आपको चारों तरफ एरिया में ये इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ गंदा वो हवा लेता है और इधर से साफ हवा करता है। तो ये जैसे कि अदर सिटीज का एग्जांपल है कि नीदरलैंड वगैरह का, तो उसमें इस तरह से ये लगाया गया है।
आप देखेंगे जब भी आपका चाहे वो इन्वायरमेंट पर रिपोर्ट आता हो या आप देखेंगे कि खुशहाली विश्व खुशहाली पे रिपोर्ट आता हो, तो इसमें सबसे टॉप कंट्री जो आपको नजर आता है या नीदरलैंड होगा, फिनलैंड होगा, इस तरह से होगा जो स्कैंडिनेवियन कंट्री। ये लोग काफी विज्ञान का भी यूज करते हैं और काफी उस तरह से जो सरकार है, सरकार वैज्ञानिक सोच रखती है। अगर आप सरकार वैज्ञानिक सोच रखेगी तब तो वो देश अच्छी तरह से तरक्की करेगा। तो ये देखिए इस तरह से ये स्मोक टावर होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, सर एक बैक कीजिएगा सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर पीछे पीछे कीजिएगा सर। अच्छा पीछे, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पीछे सर। इसके पीछे सर इसका इसका पहले जो थे सर। अच्छा अच्छा, ये वाला, हेलो ये वाला। यस सर। यस यस सर। चलिए ठीक है, ये स्मोक टावर क्या कार्य है ये भी लिखो। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है आपको, ये जैसे कि नीदरलैंड है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, पोलैंड है, यहाँ स्मोक टावर लगाया जा चुका है। 2015 में रोटरडम नीदरलैंड में सबसे पहला स्मोक टावर लगा था। ठीक है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हो गया। अब स्पेस एक्स कैप्सूल जो सुरक्षित स्पेस से धरती पे आया, ये स्पेस एक्स जो है ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है, आप जानते हैं एलन मस्क का, तो इसके बारे में ये न्यूज है। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम था डग हॉर्ले और बॉब बेनहिंकन, स्पेस एक्स में ड्रैगन कैप्सूल जो था में एंडेवर नाम से धरती पर ये लौट आए हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरा और ये फ्लोरिडा के पास ये 40 मील दूरी पैराशूट से गया और अनुमानित मतलब ये स्पेस एक्स जो था ये ऐसा प्राइवेट आपका ये है कि यान है जो आपको स्पेस में वैज्ञानिकों को ले जाता है। तो इसका मुख्य बिंदु ये है कि ये 45 वर्षों में पहली बार इस तरह स्पेस एक्स कैप्सूल से, इससे पहले जो अंतरिक्ष यात्री जाते थे तो नॉर्मली जब से अमेरिका आप जानते हैं स्पेस शटल बनाया है तो वो क्या होता है वो रॉकेट से स्पेस में जाता है और वहां से फिर स्पेस शटल से नीचे एकदम प्लेन की तरह होता है। लेकिन ये 45 साल पहले जिस तरह से कैप्सूल भेजा जाता था और उसको समुद्र में गिराया जाता था, फिर उससे जिस तरह से चांद पे भी गया था, तो वैसा ही यूज किया गया था। तो ये पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित और संचालित अंतरिक्ष यान था, यानी कि कॉमर्शियल जो हो रहा है, यानी कि स्पेस को कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है। अभी अगर आप देखें तो स्पेस रेस क्यों इतना तेजी से होता है, तो चूंकि जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि इसरो का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉस्ट होता है वो नासा या यूरोप एजेंसी जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी उससे कई गुना कम होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो था इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ये व्यवसायिक पहला व्यवसायिक संचालित अंतरिक्ष यान है, यानी व्यवसायिक तौर पर। इससे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वेरियस गवर्नमेंट की एजेंसियां होती थी जो इसको ठीक करते थे। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो आखिरी बार नासा अंतरिक्ष यात्री जो कैप्सूल में आए थे वो 24 जुलाई 1975 ये याद, 24 जुलाई 1975 को प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के सोवियत मिशन के समाप्त करने वाले अपोलो सोयूज, इसको अपोलो सोयूज के रूप में जाना जाता है। तो अब देखिए होता क्या है कि ये संदर्भ देखिए कि ये तो आप जानते हैं और आपके जितने भी साथी हैं 90% सब जान गए होंगे कि हाँ एलन मस्क ने ये किया। अब उसके बैकग्राउंड में जाके जानना जरूरी होता है, इसलिए न्यूज एनालिसिस की जरूरत पड़ती है।
अब ये पहला कब था? तो 24 जुलाई 1975 के बाद। तो ये भी जानते हैं। तो फिर कौन था वो? अपोलो सुएज था। अब इसी से संबंधित अंतरिक्ष से कई सवाल आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला बार अंतरिक्ष पे कौन गया था चांद पे? हेलो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ठीक, पता है आप लोगों को सबको? हेलो हेलो। यस सर, बताइए। हाँ, लेकिन आप बता सकते हैं कि सबसे पहले चांद पे यानी यूरिनेट किसने किया था, यानी मूत्र विसर्जन किसने किया था चांद पे सबसे पहले? बता सकते हैं आप लोग? लेकिन याद नहीं आ रहा है। क्या पता है आप लोगों को? नहीं सर, नो नहीं। सर। हाँ? यानी यूरिनेट सबसे पहले किसने किया था? किसने सबसे पहले इस पे चांद पे सुसु किया था? नहीं सर, वो कर कैसे सकते सर, वहाँ तो क्या? ग्रेविटेशन, वहाँ हेलो तो ग्रेविटी सर, हेलो। वहाँ तो हेलो हाँ, सर, वहाँ तो ग्रेविटी ही नहीं है, तो कर कैसे सकते हैं? नहीं वो किया था। सबसे पहले वहाँ यूरिनेट किया था। ये देखिए असल होता क्या है कि आप जानते हैं मेरी मेरी जो आदत होती है, जो भी अमेरिका का नया नया मैगजीन आता रहता है, अभी आया था इस पे, चूंकि ये जो 21 जुलाई को ही वो लोग पहुंचे थे स्पेस में 1969 को। तो उसमें हम एक पढ़ रहे थे आर्टिकल, तो हमको ये यूनिक चीज लगा, हमको लगा कि आप लोगों से भी शेयर कर दें। तो पहला कदम जो रखा था चांद पे वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और पहली बार यूरिनेट जो किया था वो था बज एल्ड्रिन या एडविन एल्ड्रिन जिसको आप वो लोग, तो ठीक है, एडविन एल्ड्रिन जो दूसरा यात्री था। ग्रेविटी। हाँ, एल्ड्रिन एल्ड्रिन जो था, बज एल्ड्रिन। तो ये आप लोग याद रखिए। तो ये मतलब वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये भी यूनिक चीज है। तो थोड़ा सा हम लोग है कि थोड़ा सा जो बियॉन्ड भी पढ़ना चाहिए। तो बाकी तो है ये हम लोग तो, असल होता क्या है जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, तो कॉमन तो सब बना लेता है 40-45, और जो लास्ट का 10-5 क्वेश्चन रहता है वही डिसाइड करता है आपको कि आप इन करेंगे आउट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इतना विश्लेषण करके हमको बताना पड़ता है, या हम लोग सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा उसको नॉलेज, इसलिए इसका आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट इसका रखें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, इसके बैक लीजिएगा एक पेज सर, इसके बैक वाला पेज, एक्चुअली सर डाटा बंद हो गया तो। अच्छा अच्छा, ये स्मोक टावर वाला? यस सर। ठीक है, ले। सर इसके भी बैक लीजिएगा, अगर हो कोई तो देख। अच्छा ठीक है, देखिए इसका। जी ठीक है सर। ये स्पेसएक्स का था, ये आप लोग ले लीजिए स्पेसएक्स वाला। जैसे ये भी देखिए, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आपका पीटी के लिए बनता है। तो 40 साल में था, तो ये 24 जुलाई 1975 को अपोलो सोयूज था। अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट जो था, पहला ऐसा अंतरिक्ष यान प्रोजेक्ट था जो दो देश यानी दो अपने अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान से मिलकर काम कर रहा था, यानी यूएस और यूएसएसआर। अपोलो और सुएज, जो यूएसएसआर का था उस वक्त, यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों के बीच में। तो ये सारी चीजें बहुत इसका आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? हेलो। यस सर। यस सर। तो स्पेस एक्स क्रू जो ड्रैगन है, यानी ये स्पेस एक्स जो विकसित किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पुनः प्रयोग, यानी उसको रीयूजेबल जिसको आप कह सकते हैं, उसको सिर्फ हिंदी में मत समझिए, इंग्लिश में समझिए, रीयूजेबल यानी फिर से यूज करने वाला। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क ने किया था। इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया में है, यूएसए में, हाउथ्रोन यूएसए में। और यह आप देखें तो अमेरिका का जो डिफरेंट डिफरेंट मिशन था, उसके बाद ये
कक्षा में जाने वाला ये 5वां सबसे, इससे पहले 4 अभियान था जो अमेरिका का था, वो मरकरी के मिशन में था, जेमिनी में था, अपोलो 1, 2, 3 और स्पेस शटल जो हमने बताया था कि जो स्पेस शटल आता है। उसके बाद ये 5वां यूएसए का कार्यक्रम है, चूंकि ये कंपनी भी यूएसए में ही है। रॉकेट जो रॉकेट ले गया था इसको, उसका नाम था फॉल्कन 9। ये कनेडी स्पेस सेंटर से 31 मई 2020 को लॉन्च किया गया था और ये अंतरिक्ष यान के कक्षा में गया और जो स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहां गया और फिर वहां से पुनः पृथ्वी पर लौटा। तो पूरे स्पेस मिशन को नासा स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के तहत किया गया था। तो ये भी है कि ये मिशन को किस मिशन के तहत किया गया था, जो प्राइवेट यान आया, तो स्पेस एक्स के डेमो 2 मिशन के तहत इसको किया गया। उसी तरह देखा इसका महत्व, अब महत्व क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है रेगुलर हो रहा है, तो इसका महत्व यह है कि यह 2021 से एक और यानी 2021 में एक और क्रू लॉन्च करने की संभावना है जो पर्यटक उड़ान को सस्ता करे। उसी तरह आप देखें तो स्पेस एक्स मनुष्यों को कक्षा में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन रही है, यानी पहला प्राइवेट स्पेस कंपनी ऐसा बना है जो आदमी को, ह्यूमन को स्पेस में आपको कक्षा में ले जा रहा, अंतरिक्ष में ले रहा। और ये स्टेशन पर 2 महीने से अधिक समय बिताया। ये जो स्पेस ले गया था, मई में ले गया था, जून जुलाई से, उसके बाद फिर ये वापस आया। तो इसको इस तरह से आप समझें कि वर्तमान में जो अगर हम आधा किलो का कोई चीज स्पेस में ले जाते हैं सपोज कीजिए, तो उसका खर्च पड़ता है तकरीबन आधे किलो सब्सटेंस का खर्च पड़ता है तकरीबन 7 लाख रुपया अगर नासा पे ले जाए, नासा के ध्यान से हम ले जाते हैं। अगर यही एलन मस्क के इससे ले जाते हैं तो 7 लाख रुपया नहीं, 7 लाख डॉलर। और फिर अगर उसको हम एलन मस्क के इससे ले जाते हैं तो वही तकरीबन $21,000 के आसपास पड़ता है। यानी ये जो प्राइवेट कंपनी ले जा रहा है तो उसका खर्च एक आधा किलो का अगर कोई सब्सटेंस है तो उस पर $21,000 पड़ रहा है। और वैज्ञानिकों का ये है कि जब हम 21 या और आगे स्पेस को इतना आसान बना दें कि ये तकरीबन $100 भी आ जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य है कि स्पेस टूरिज्म को इस तरह से बढ़ावा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर उसके बाद हम लोग आगे ले लिया सर। ठीक है। ये है स्पेस एक्स, ये देखिए, ये है स्पेस एक्स का, स्पेस एक्स का इसका नाम था ड्रैगन। ये देखिए ड्रैगन लिखा हुआ है यहाँ, स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल। अब मोतियाबिंद को वैसे है तो अभी काफी, लेकिन आज फ्राइडे है, आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ लोग को पता होगा। हेलो, और हेलो, सुन रहे हैं आप मेरी? और Yes, sir. चूंकि दिल्ली में 2 बजे से होता था तो वो हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन आज फ्राइडे है तो यहाँ तक का है। और इसको हम लोग बाकी जैसे मोतियाबिंद को रोकने का और जो भी है इसको हम ऐसा करते हैं, आज चूंकि फ्राइडे हो जाएगा फिर उसके बाद शाम वाला बैच है तो इसको हम कल आप लोग आ सकते हैं। कल रीजनिंग का आपका कितने बजे है क्लास एहतसाम भाई का? हाथ सर रीजनिंग का नहीं है सर, कल नहीं है, रीजनिंग का नहीं है सर, इकोनॉमिक पढ़ाएंगे सर। कितने बजे पढ़ाएंगे वो? अभी सर टाइम नहीं कंफर्म है। तो आज हम उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है तो 12:30 हो गया, हमको नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। ठीक है, जी। तो ऐसा करते हैं हम लोग कल बात कर लीजिए। कल हम लोग 11 बजे से आ जाते हैं, एग्जैक्ट 11 बजे से। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो चलिए अब हम इतना कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे नहीं रहता तो मैं आपको कहता। तो चलिए ठीक है, फिर बाकी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।